76 ध्रुव की ट्रेनिंग राउंड 2। सुलगते कमल की रोशनी। सारी दिव्य रोशनियों में तीसरी सबसे ताकतवर रोशनी थी। इस रोशनी की खास ताकत ये थी कि ये हर चीज को मिटाकर रख सकती थी। इसका मतलब कोई भी ऐसी चीज जिस पर इस रोशनी से हमला किया जाए तो वो चीज पूरी तरह से गायब हो जाती थी, और कोई नहीं जानता था कि वो चीज या लोग आखिर जाते कहाँ थे। शायद इसलिए इस रोशनी को सारी रोशनियों में सबसे रहस्यमयी माना जाता था। ये रोशनी बहुत ही खास रोशनी थी और पूरे मार्कस में शायद इसके 2 या 3 फूल ही बचे हुए थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो सुलगते कमल जिससे ये रोशनी बनाई जाती थी आखिर कहाँ छुपे हुए थे। वही गुफा के अंदर विदुर अपने हाथ में वो कागज पकड़े हुए थे जिस पर वो कमल बना हुआ था, जिसके बारे में आज तक विदुर ने सिर्फ सुना ही था। लेकिन फिलहाल कागज पकड़े पकड़े उनके दिमाग में एक ख्याल आया और उन्होंने ध्रुव से कहा, सच कहूं तो मुझे नहीं पता ये फूल कब और कहाँ देखे गए थे, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा फूल नहीं देखा। यहाँ तक कि ये फूल इतना खास है कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये फूल कभी अस्तित्व में ही नहीं था, क्योंकि लोगों ने हमेशा इस फूल के बारे सिर्फ सुना ही है और किसी ने कभी इसे देखा नहीं है। मुझे इस फूल के बारे में तब पता चला था जब मैं खुद दिव्य रोशनियां खोज रहा था, लेकिन ध्रुव मुझे आज तक ये नहीं पता लग पाया कि वो कमल आखिर है कहाँ पर। मगर आज ये नक्शा देखकर मेरी उम्मीद वापस जाग गई है और मुझे लगता है कि हमें इस शक्ति को ढूंढना चाहिए, क्योंकि है बहुत ही ज्यादा खास है। विदुर की बात सुनकर ध्रुव का उत्साह बढ़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र एक बार फिर नक्शे की तरफ गई तो उसने थोड़ा परेशान होते हुए विदुर से कहा, लेकिन आचार्य, उसके लिए तो पहले हमें पूरा नक्शा चाहिए होगा, और ये तो सिर्फ उस नक्शे का एक छोटा सा टुकड़ा है। इसके सहारे हम क्या ही कर पाएंगे। ध्रुव की उदासी को महसूस करते हुए विदुर ने तुरंत उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन नक्शे का जो हिस्सा हमारे पास है वो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। तुम्हें तो अपनी किस्मत पर खुश होना चाहिए ध्रुव, क्योंकि अगर फिलहाल हमारे पास पूरा नक्शा भी होता और हम उस कमल को ढूंढते हुए रोशनी तक पहुंच भी जाते, तब भी तुम उस रोशनी को हासिल नहीं कर पाते। तुम्हें सब्र रखना होगा ध्रुव, तुम अभी इतने ताकतवर नहीं हुए हो कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीजों को हासिल कर सको। जरा सोच कर देखो, आज तुम्हें ये हिस्सा मिला है, फिर धीरे धीरे उस नक्शे के बाकी हिस्से भी मिल जाएंगे और एक दिन ये नक्शा पूरा हो जाएगा। तब तक तुम और ताकतवर हो जाओगे और उस रोशनी को अपने अंदर बसाने में कामयाब हो सकोगे। और ध्रुव, अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हुए तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि तुम्हारी ताकत किस लेवल पर पहुंच जाएगी। विदुर के मुंह से ताकतवर बनने की बात सुनते हुए ध्रुव ने कहा, लेकिन आचार्य, ये रोशनी तो ज्यादा से ज्यादा क्लास 4 की हाई लेवल रोशनी हो पाएगी ना, फिर क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि मेरी ताकत न जाने किस लेवल पर पहुंच जाएगी। ध्रुव के इस सवाल को सुनकर विदुर ने पहले तो मुस्कुराया और फिर उसे जवाब देते हुए कहा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इस बारे में हम और ज्यादा बात नहीं करेंगे। मार्कस एक बहुत बड़ा प्लैनेट है। जब तुम किसी लेवल पर पहुंचते हो तभी तुम्हें उस लेवल की ताकत और उसके आगे का रास्ता समझ आता है, और तुम्हारे लिए ताकत की ये सीढ़ी चढ़ना ही सबसे सही रहेगा। शायद तुम भूल गए हो कि तुम एक छोटी सी भेड़िया टोली से कितना घबरा गए थे, इसलिए तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है ध्रुव। ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए विदुर से सवाल किया, सीढ़ी कौन नहीं चढ़ता आचार्य? महान बनने के लिए सीढ़ी तो चढ़नी ही पड़ेगी, ये बात मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ। ध्रुव की इस बात को सुनकर विदुर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और फिर वो एक छोटी सी रोशनी में बदलकर वापस अंगूठी में चले गए। अंगूठी में जाते ही विदुर ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, आज के लिए इतना काफी था, अब तुम अच्छे से आराम करो ध्रुव, क्योंकि कल से हम अपनी ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। विदुर की बात सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, और मुझे उसका बेसब्री से इंतजार रहेगा आचार्य। अगले दिन जैसे ही सूरज उगते हुए आसमान में चढ़ा तो उस बड़े से झरने के नीचे एक तेज आवाज सुनाई दे रही थी। झरने का पानी पत्थरों को तोड़ते हुए तेजी से नीचे गिर रहा था, और जिस जगह पर वो गिर रहा था वहां ध्रुव खड़े होकर इस वक्त नहा रहा था। उस पर पानी तेजी से गिरता जा रहा था, लेकिन फिर भी वो आंख बंद करके उस पहाड़ से बहते पानी को झेलने की लगातार कोशिश कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके ऊपर से पानी की बड़ी सी बंदूक चला रहा हो, जिस वजह से वो लगातार चिल्ला रहा था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर जब ध्रुव उस बहते पानी के वेग को झेलने में कामयाब हुआ तो फिर वो वहां से हटकर गुफा के पास लगे हुए पेड़ों के पास चलकर गया, जहां खूब सारी लंबी लकड़ियां गड़ी हुई थी। इसके अलावा उन लकड़ियों से 2 मीटर की ऊंचाई पर
पेड़ों की लहराती शाखाओं से टंगे हुए थे लकड़ी के 10 से भी ज्यादा टुकड़े, जो हवा के आने पर बार बार झूल रहे थे। तभी ध्रुव की काली अंगूठी अचानक हिलने लगी और फिर उसमें से आचार्य विदुर बाहर आ गए। बाहर निकलते ही उन्होंने मुस्कुराते हुए ध्रुव की तरफ देखा और फिर पेड़ पर टंगे टुकड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, लकड़ी के इन टुकड़ों को ध्यान से देखो ध्रुव। अब से हर सुबह तुम्हें इन लकड़ी के टुकड़ों के साथ ही ट्रेनिंग करनी है। मैं इन टुकड़ों का इस्तेमाल कर तुम पर हमला करूंगा और तुम्हें मेरे इस हमले से बचना होगा, वो भी पीठ पर से पत्थर निकाले बिना। और हाँ, इस दौरान तुम वैक्यूम हैंड तकनीक या फिर फायर पाम तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। विदुर की ये बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर उठाकर लकड़ी के टुकड़ों की तरफ देखा और फिर मुस्कुराने लगा। उसे खुद पर पूरा भरोसा था कि वो ये काम बड़ी आसानी से कर सकता था। ध्रुव जानता था कि उसकी रफ्तार की वजह से लकड़ी के वो टुकड़े उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तभी उसकी मुस्कुराहट देखकर विदुर ने भी मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, क्या तुम कोशिश करना चाहोगे? ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं? अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ। इसके बाद ध्रुव ने जमीन पर अपने पैर पटकते हुए लकड़ी के टुकड़ों की तरफ तेजी से बढ़ना शुरू किया। फिर उसने विदुर की तरफ देखकर खुद पर पूरे भरोसे के साथ कहा, आइए, मैं भी देखता हूँ कि आपकी बनाई ये चीज़ कितनी मजबूत है। ये सुनकर विदुर ने तुरंत ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा खुद पर भरोसा अच्छा है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि तुम कितने टुकड़ों को झेल पाते हो। ये कहकर वो मुस्कुराने लगे और फिर आचार्य विदुर ने अपने दोनों हाथों को गोल घुमाना शुरू किया। ध्रुव ने देखा कि उनके हाथ घुमाते ही धीरे धीरे हवा तेज होने लगी थी और फिर अचानक उसने देखा कि विदुर के हाथों के पास हवा का एक बहुत बड़ा झोंका बनने लगा था, जो तुरंत पेड़ों की तरफ आते हुए लकड़ी के हर टुकड़े को ध्रुव की तरफ तेजी से धकेलने लगा। उन टुकड़ों की रफ्तार इतनी थी कि ज्यादा बड़े न होने के बावजूद वो ध्रुव को दर्द पहुंचाने लगे थे। फिर उस दर्द को महसूस करते हुए ध्रुव के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई और उसने थोड़े गुस्से में विदुर की तरफ देखा, जो एक बार फिर अपने हाथ में हवा का झोंका बनाने लगे थे। इस बार ध्रुव ने खुद को उस हमले के लिए तैयार कर लिया और फिर जैसे ही वो हवा का झोंका आया तो पेड़ पर टंगी लकड़ियां एक बार फिर ध्रुव पर हमला करने लगी। तभी ध्रुव ने पीछे की तरफ झुकते हुए जमीन को छुआ और वो लकड़ी उसकी आंखों के सामने से उसे बिना छुए आगे निकल गई। लेकिन इससे पहले कि वो ऊपर उठता, एक और लकड़ी का टुकड़ा उसकी तरफ आने लगा। तभी ध्रुव ने तुरंत हवा में छलांग मारी और एक टुकड़े पर पैर रखते हुए वो बाकी आते टुकड़ों से बचने लगा। जैसे ही वो उस लकड़ी के टुकड़े पर से उछलने के लिए तैयार हुआ तो उसे समझ आया कि उसका पैर लकड़ी पर जम गया था और इस वजह से ध्रुव को एक तेज झटका लगा। लेकिन क्योंकि वो काफी समझदार था, इसलिए वो अपनी शक्तियों को शरीर के हर हिस्से से इकट्ठा करते हुए अपने पैरों पर ले गया और फिर उसने अपने पैर को उस लकड़ी के टुकड़े पर से छुड़ाने की कोशिश की। इस बार वो इसमें कामयाब हुआ और साथ ही साथ उचकने की वजह से वो 2 और लकड़ी के टुकड़ों से भी बच गया। ध्रुव लड़की के टुकड़ों से बचने में कामयाब जरूर हुआ था, लेकिन 5वीं लकड़ी पर उसका पैर एक बार फिर फंस गया और इस बार उसका संतुलन अचानक से बिगड़ा और वो धड़धड़ा के जमीन पर मुंह के बल गिरा। गिरने की वजह से उसके शरीर पर हल्की सी चोट आ गई थी और इसके अलावा टुकड़ों की वजह से उसके हाथ पैर में बहुत सी खरोंचें आ रखी थी। वो दर्द के मारे जमीन पर लेटा कराह रहा था कि विदुर ने हंसते हुए उससे सवाल किया, कैसा लगा तुम्हें? मजा आया? ये सुनकर विदुर ने अपनी सीने की सूजन को मलते हुए दर्द भरी आवाज में विदुर से कहा, आखिर आपने वो लकड़ियों के साथ किया क्या है? मैं जब भी उस पर पैर रखकर उछलना चाहता हूं तो वो मुझे फंसा लेती है। ध्रुव के इस सवाल पर विदुर ने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए जवाब दिया, लकड़ी के टुकड़ों पर मैंने गोंद चिपकाई हुई है। ये एक खास गोंद है जो काफी मजबूत है, इतनी मजबूत कि बाद में शायद ये तुम्हारी हड्डियां जोड़ने के भी काम आ सकती है। हा हा हा, ये कहकर विदुर जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन ध्रुव उन्हें गुस्से भरी नजरों से घूर रहा था, जिसे देखकर विदुर ने अपनी हंसी काबू में करते हुए ध्रुव को समझाया, ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि तुम अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से इससे छुटकारा पा सको, ताकि तुम इस तरह जमीन पर न गिरो। इसलिए तुम्हें अपनी शक्तियों का लगातार इस्तेमाल करते रहना होगा और साथ ही साथ तुम्हें अपनी ओर आते टुकड़ों से बचना भी होगा। अगर तुम इस कला में महारत हासिल कर लेते हो तो तुम बहुत कुछ सीख जाओगे। इतना कहकर विदुर ने पलटकर लकड़ी के टुकड़ों की तरफ इशारा किया और फिर ध्रुव से आगे कहा, हम ये ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम तुम्हारी बचने की रफ्तार और शक्तियों पर नियंत्रण को और बेहतर कर सकें। इतना कहकर विदुर मुस्कुराते हुए चुप हो गए।
उनकी बात सुनकर ध्रुव समझ गया कि ये ट्रेनिंग सचमुच बहुत कठिन होने वाली थी। फिर इसी तरह से ट्रेनिंग करते करते ध्रुव को पता ही नहीं चला और महीने भर का वक्त बीत गया। इस महीने भर में ध्रुव ने ज्यादातर समय लकड़ी के टुकड़ों के साथ ही बिताया था, जिस वजह से उसे बहुत सी चोटें भी आई थी और उसके शरीर पर बहुत से घाव के निशान बन गए थे। लेकिन सब जानते हैं कि किसी भी तरह की मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती। अब ध्रुव 2-4 टुकड़ों से नहीं बल्कि सारे लकड़ी के टुकड़ों से एक साथ एक ही वक्त पर बच पा रहा था। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी क्योंकि महीने भर पहले ध्रुव 5 टुकड़ों से बचते हुए ही गिरकर दर्द से कराहने लगा था। तपती धूप में झरने का पानी पत्थरों को तोड़ते हुए बह रहा था। उसी झरने के पास ध्रुव अपनी पीठ पर एक काला पत्थर टांगकर लगातार तेज रफ्तार वाले लकड़ी के टुकड़ों से बचता फिर रहा था। उसका ध्यान इस वक्त पूरी तरह से उन टुकड़ों पर ही था। वो इस वक्त टुकड़ों से बचने के लिए इस तरह उछल कूद कर रहा था जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि बंदर हो। वही उसे देखकर पास ही एक बड़ी सी चट्टान पर बैठे विदुर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने देखा कि ध्रुव कितनी अच्छी तरह से लकड़ी के टुकड़ों से बच रहा था और ये देखकर वो सच में काफी खुश हो गए थे। तभी उन्होंने अपने हाथ को हवा में तेजी से लहराया जिससे अचानक एक लकड़ी का टुकड़ा तेजी से ध्रुव की तरफ बढ़ने लगा। ये वो लकड़ी का टुकड़ा था जिसे ध्रुव पहले ही पार कर चुका था। आमतौर पर जब वो कोई टुकड़ा पार करता तो विदुर उस टुकड़े से वापस ध्रुव पर हमला नहीं करते, लेकिन आज उन्होंने ध्रुव के लिए ट्रेनिंग के नियम थोड़े बदल दिए थे। वो टुकड़ा जैसे ही ध्रुव के पास अचानक से आया तो ध्रुव थोड़ा हड़बड़ा गया और उसका ध्यान भटक गया। इस वजह से लकड़ी के सारे टुकड़े एक साथ ध्रुव की तरफ आने लगे और उसे देखकर ध्रुव थोड़ा परेशान दिखने लगा। अगले ही पल जैसे ही एक लकड़ी का टुकड़ा ध्रुव के पास आया तो उसने अपनी सांस रोकते हुए अपने शरीर में जमा शक्ति को बाहर निकाला। फिर वो गड़ी हुई लकड़ी पर पैर रखते हुए लकड़ी के उड़ते हुए टुकड़ों से बचता रहा और जैसे ही उसके पैर लकड़ी पर लगी गोंद में चिपके तो उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए टुकड़ों से बारी बारी अपना पैर छुड़ाना शुरू किया। फिर जैसे ही वो उछलकर दूसरी लकड़ी पर गया तो एक उड़ता हुआ टुकड़ा उसके कान के पास से गुजरा जिसकी तेज हवा ध्रुव को अपने कानों में महसूस हुई। महीने भर की कठिन ट्रेनिंग के बाद अब ध्रुव की हमले से बचने की रफ्तार काफी तेज हो चुकी थी। और वैसे तो लकड़ी के सारे टुकड़े उसके शरीर के बहुत पास आकर गुजर रहे थे, लेकिन उनमें से एक भी टुकड़ा ध्रुव को छू तक नहीं पा रहा था। लेकिन ध्रुव एक बात और अच्छी तरह से जानता था कि उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सही वक्त पर ही करना होगा, नहीं तो उसकी शक्तियां जल्द ही खत्म होती जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो वो तेज रफ्तार से आते हुए लकड़ी के टुकड़ों से नहीं बच पाएगा। ये बात ध्रुव ने कुछ वक्त पहले ही सीख ली थी और इसलिए अब वो इस चीज का खास ध्यान रखने लगा था। शक्तियों के अलावा उसकी रोशनी भी फिलहाल बहुत कमजोर थी और इसलिए वो उसका भी इस्तेमाल लकड़ी के टुकड़ों से बचने के लिए नहीं कर पा रहा था। ध्रुव इस बारे में सोचते हुए हर बार खुद से कहता, काश मेरी रोशनी जल्दी विकसित हो जाए ताकि मुझे अपनी शक्तियों के खत्म होने की फिक्र न करनी पड़े। यही सोचते हुए ध्रुव ने अचानक देखा कि एक और टुकड़ा उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो टुकड़ा ध्रुव के पास आया तो ध्रुव ने अपने शरीर को 45 डिग्री के एंगल में घुमाते हुए उस टुकड़े को अपने बिल्कुल करीब से जाते हुए महसूस किया। इसके बाद ध्रुव ने देखा कि लकड़ी का आखिरी टुकड़ा भी उसकी तरफ आने लगा और ये टुकड़ा अब तक के सारे टुकड़ों से सबसे ज्यादा तेज था और इस रफ्तार का मतलब था कि अगर वो टुकड़ा ध्रुव से टकराया तो उसे बहुत तेज चोट लग सकती थी। बाकी सभी टुकड़ों को ध्रुव इतने दिनों में अच्छी तरह से समझ चुका था, लेकिन विदुर ने आखिरी टुकड़े को जानबूझकर ऐसा बनाया था कि वो बाकियों से बहुत अलग रहे। उसका वजन बाकियों 77-6 सितारों वाला एकलव्य। ध्रुव उस लकड़ी के आखिरी टुकड़े को आंखें बंद कर अपनी ओर आते महसूस कर रहा था। वो अपने दिमाग को शांत करते हुए उस टुकड़े की धुरी को समझ पा रहा था और ये भी कि इस वक्त वो कितनी रफ्तार से उसकी ओर आ रहा था। तभी उसके दिमाग में उस टुकड़े से बचने का तरीका आया। वही इस वक्त विदुर ध्रुव को हैरान होकर देख रहे थे। उन्होंने जैसे ही ध्रुव को अपनी आंखें बंद करते हुए देखा तो वो खुद को ये कहने से नहीं रोक पाए, इस लड़के को दिव्य दृष्टि इस्तेमाल करते आती है। फिर जैसे ही ध्रुव के दिमाग में वो लकड़ी का टुकड़ा दिखाई देने लगा तो ध्रुव का शरीर उस टुकड़े से अपने आप बचने लगा। ध्रुव उस टुकड़े से बचने के लिए जमीन पर गिरने लगा, लेकिन उसका संतुलन इतना अच्छा था कि वो जमीन पर गिरा ही नहीं बल्कि सिर्फ हवा में लटकता रहा। फिर जैसे ही वो तेज रफ्तार में आता लकड़ी का टुकड़ा ध्रुव के ऊपर से गुजरा तो ध्रुव ने तुरंत अपने आगे गड़ी लकड़ी पर पैर रखते हुए हवा में एक ऊंची छलांग मारी और सीधे जमीन पर आकर खड़ा हो गया।
उसके बाद ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने अपने कपड़े पहनने शुरू किए। फिर ध्रुव अपनी अंगूठी को रगड़ते हुए उसमें से ताकत बढ़ाने वाली गोली निकालने लगा। लेकिन तभी उसे समझ आया कि 2 गोलियां छोड़कर बाकी सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी और इसलिए ध्रुव ने बची हुई गोलियों में से एक गोली खाते हुए खुद से कहा, सारी ताकत बढ़ाने वाली गोलियां खत्म हो गई। इसका मतलब मुझे जाकर दवा के लिए और सामान लाना होगा। ये कहकर ध्रुव अपना सिर हिलाते हुए वापस अपनी ट्रेनिंग में जुट गया। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद अब तक ध्रुव की समझ आ गया था कि ट्रेन करने का सबसे अच्छा वक्त तब था जब उसकी शक्तियां लगभग खत्म हो जाती थी, क्योंकि इस वक्त उसका शरीर और उसका एक एक कण शक्तियों के लिए ज्यादा लालची हो जाया करता था। जैसे ही ध्रुव ने एक बार फिर अपनी ट्रेनिंग शुरू की तो सबसे पहले उसने एक गहरी सांस लेकर अपनी बढ़ती धड़कनों को शांत किया, जिसके बाद उसके शरीर के आसपास उसकी शक्तियां मडराने लगी। उसका शरीर वो शक्तियों को इस तरह सोख रहा था जैसे कोई स्पंज पानी को सोखता है। फिर ध्रुव खुद को इसी तरह ट्रेन करता रहा और धीरे धीरे उसके शरीर पर मडराती शक्ति और घनी होती गई। उसे ट्रेनिंग करते देख विदुर ने चट्टान पर पड़ती धूप से समझा कि वक्त क्या हो रहा था, और वक्त के बारे में जानते ही उनकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई, क्योंकि ध्रुव आज आम दिनों के मुकाबले ज्यादा देर तक ट्रेनिंग कर रहा था। विदुर के हैरान होने की असली वजह ये थी कि कायदे से अब तक ध्रुव के शरीर में शक्तियां पूरी तरह से भर जानी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल उसका शरीर और ज्यादा शक्ति सोख रहा था, जिससे विदुर ने मन ही मन अपना गणित लगाते हुए कहा, अभी तक तो इसके शरीर में शक्तियां पूरी तरह से भर जानी चाहिए थी, लेकिन ये शक्तियां तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़का 6 सितारों वाला एकलव्य बनने के बहुत करीब है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उनके चेहरे की हैरानी धीरे धीरे खुशी में बदलने लगी और उनके ओंठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। फिर इसी मुस्कुराहट के साथ विदुर ने ध्रुव को देखते हुए धीमी आवाज में खुद से कहा, क्या बात है, मैंने तो सोचा था कि इसे 1.5 महीनों में 6 सितारों तक ले जाऊंगा, लेकिन ये लड़का तो महीने भर में ही ये रैंक हासिल कर लेगा। इसका मतलब मेरा मानना बिल्कुल सही था कि मेसोडोरिया से बाहर निकलना ध्रुव के लिए सचमुच बहुत फायदेमंद साबित होगा। अब देखना यह है कि ध्रुव कब तक इस रफ्तार को बनाए रखता है। तभी उनकी नज़र ध्रुव के चेहरे पर पड़ी, जिस पर हल्की परेशानी झलक रही थी। उसे देखकर विदुर की मुस्कुराहट थोड़ी कम हुई और उन्होंने आगे कहा, लेकिन ये लड़का खुद को बहने नहीं दे रहा है, ये दिव्य दृष्टि से जबरदस्ती शक्तियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लगता है मुझे इसकी मदद करनी ही होगी ताकि ध्रुव अपनी गलती को समझ पाए। ये कहने के बाद विदुर कुछ पल के लिए शांत हुए और फिर उन्होंने अपनी उंगली को हवा में इस तरह से घुमाया कि उसमें से एक तेज हवा का झोंका निकलकर सीधे ध्रुव के कानों में जाकर लगा। इस झोंके की वजह से ध्रुव का संतुलन बिगड़ा और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। गिरने की वजह से ध्रुव का ध्यान टूटा और उसने तुरंत आंखें खोलकर विदुर को गुस्से भरी नजरों से देखा। ध्रुव जानता था कि वो हवा का झोंका विदुर ने बनाया था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आखिर विदुर उसकी ट्रेनिंग क्यों खराब करना चाह रहे थे। यही सब सोच रहे ध्रुव को विदुर ने ध्यान से देखा और फिर उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर तुम इसी तरह जबरदस्ती शक्तियां हासिल करते रहे तो तुम बहुत जल्दी बीमार हो जाओगे और वापस स्वस्थ होने में तुम्हें कम से कम महीना भर लग जाएगा। क्या तुम यही चाहते हो? विदुर की बात सुनकर ध्रुव को समझ आ गया कि उन्होंने उसकी ट्रेनिंग क्यों रुकवा दी। उसे लगा कि विदुर सही कह रहे थे और महीने भर का वक्त जाया करना ध्रुव को बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसलिए अपनी गलती को समझते हुए उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, लेकिन मैं 6 सितारों को पाने के कितना करीब था। शायद मैंने एक अच्छा मौका गंवा दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि विदुर उसकी धीमी आवाज भी सुन सकते थे और उन्होंने ध्रुव को उदास होते देख उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि आगे तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। अगर तुम इतनी ही जल्दी 6 सितारों तक पहुंचना चाहते हो तो जल्दी तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं अब 15 टुकड़ों से तुम पर हमला करूंगा। ये सुनकर ध्रुव ने हैरान होते हुए विदुर से पूछा, 15 टुकड़े? लेकिन आचार्य। इसके पहले कि ध्रुव कुछ कह पाता, विदुर ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ ध्रुव, तुम्हें ये किसी भी हाल में करना होगा, फिर चाहे तुम्हें अपनी पीठ पर से वो पत्थर अलग ही क्यों न करना पड़े। तुम्हें सिर्फ एक बड़े मौके की तलाश है और तुम सीधे 6 सितारों पर होगे, इसलिए खुद पर सवाल करना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। विदुर ने जैसे ही कहा कि ध्रुव अपनी पीठ पर से वो काला पत्थर अलग कर सकता था तो ध्रुव की आंखें खुशी से बड़ी हो गई और उनमें अचानक एक चमक सी आ गई।
फिर उसने बिना वक्त ज़ाया किए अपना हाथ पीठ पर किया और फिर उस काले पत्थर की गठान खोलते हुए उसने पत्थर को नीचे ज़मीन पर गिरा दिया। वो भारी पत्थर जैसे ही ध्रुव की पीठ पर से गिरा तो ध्रुव को इतना हल्का महसूस हुआ जैसे उसका शरीर हवा में तैर रहा हो। इसके साथ ही उसके शरीर में शक्तियों का ऐसा विस्फोट हुआ कि शक्तियाँ उसके शरीर के हर हिस्से में बिजली की रफ्तार से जाने लगी। फिर ध्रुव ने अपनी हड्डियां चटकाते हुए अपनी बढ़ी हुई शक्ति को महसूस किया, जिससे ध्रुव को ऐसा एहसास हुआ जैसे रेगिस्तान में किसी भटकते यात्री को अचानक से मीठा पानी मिल गया हो। उसे अपने रोम रोम में शक्ति बहते हुए महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत खुश दिखने लगा। फिर ध्रुव ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर किसी चिड़िया सा हल्का हो गया था। फिर उसने अपना सिर उठाकर अपने सामने लटकते हुए 15 लकड़ी के टुकड़ों को गौर से देखा और फिर वो छलांग मारते हुए जमीन पर गड़ी लकड़ी पर आ खड़ा हुआ। उसके बाद एक बार फिर उस लकड़ी पर ध्रुव के पैर चिपक गए, लेकिन अब ध्रुव को उससे अच्छी तरह से उससे निपटना आ गया था। इसके बाद ध्रुव ने विदुर की तरफ इशारा करते हुए कहा, सभी टुकड़ों को आने दीजिए आचार्य। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव की इस बात से उसका हौसला साफ समझ आ रहा था कि वो अब 15 तो क्या, उससे भी ज्यादा लकड़ी के टुकड़ों को संभालने के लिए तैयार था। उसका यही हौसला देखते हुए विदुर ने उससे कहा, बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारा यही जज्बा देखना था। इतना कहकर विदुर मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने अपने हाथ को हवा में घुमाते हुए पूरे 15 टुकड़ों से ध्रुव पर एक साथ हमला किया। वहीं दूसरी ओर ध्रुव लकड़ी के सभी टुकड़ों को अपनी ओर आते देखने लगा और फिर उसने अपने पैरों को शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गोंद के चंगुल से छुड़ाना शुरू किया। तभी लकड़ी के 15 टुकड़े जो एक साथ तेज रफ्तार से ध्रुव की तरफ बढ़ रहे थे, वो जमीन पर बिखरी धूल का गुबार उड़ाते हुए जाने लगे। लेकिन ध्रुव उनसे बिल्कुल नहीं डर रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानता था कि बिना उस भारी पत्थर के उसकी रफ्तार दुगनी हो जाया करती थी और इसी रफ्तार के साथ ध्रुव ने खुद लकड़ी के टुकड़ों की ओर भागना शुरू किया। फिर ध्रुव जैसे ही लकड़ी के टुकड़ों के बिल्कुल नजदीक आ पहुंचा तो वो तुरंत हवा में छलांग मारकर लकड़ी के टुकड़ों पर एक के बाद एक पैर रखकर आगे बढ़ने लगा। और देखते ही देखते ध्रुव 15 के 15 टुकड़ों के हमले से बचकर एक बार फिर छलांग मारते हुए जमीन पर आकर खड़ा हुआ। जमीन पर पैर रखते ही ध्रुव ने मुस्कुराते हुए एक राहत की सांस ली और अपने माथे के पसीने को पोंछा। ये नज़ारा देखकर विदुर खुश होकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो मन ही मन ध्रुव के इस नतीजे से बहुत खुश थे। सच तो ये था कि उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ध्रुव इतनी अच्छी तरीके से लकड़ी के 15 टुकड़ों से बच जाएगा। वो जानते थे ये कमाल उस काले पत्थर का ही था जिसे ध्रुव इतने वक्त से अपनी पीठ पर टांगकर ट्रेनिंग कर रहा था। वही ध्रुव ने अपनी अंगूठी में से हरी बोतल निकालते हुए उसमें बची आखिरी ताकत बढ़ाने वाली गोली खाई, जिसके बाद उसके शरीर में शक्तियां एक बार फिर भारी तादाद में बहने लगी। उस गोली को खाने के बाद ध्रुव ने महसूस किया कि उसके शरीर में बहुत ज्यादा शक्तियां बहने लगी थी, इतनी कि वो उफन उफन कर बाहर आने लगी, जिससे ध्रुव के चारों तरफ एक अलग सी चमक दिखने लगी थी। ये चमक सिर्फ उसके आसपास नहीं बल्कि उसके चेहरे पर भी झलक रही थी, जो अब पहले से काफी जगमगाता हुआ दिख रहा था। उस शक्ति का एहसास लेते हुए ध्रुव ने अपनी आंखें बंद की और फिर जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों का रंग बदल चुका था। ये सब महसूस करते हुए ध्रुव ने एक लंबी सांस ली और फिर उसने चट्टान पर बैठे विदुर की तरफ देखते हुए खुशी से कहा, मैंने कर दिखाया आचार्य, मैंने 6 सितारे हासिल कर लिए। कोट। ये सुनकर विदुर ने खुशी से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर चैन से वो उस चट्टान पर से उतरने लगे। 6 सितारों का मतलब था कि ध्रुव अब और ज्यादा ताकतवर हो गया था। और उसके बाद अगले कुछ दिनों तक ध्रुव उस भारी काले पत्थर को पीठ पर टांगने के बावजूद लकड़ी के 15 टुकड़ों के हमले से बचने में कामयाब हुआ। शक्तियों के स्तर में इस इजाफे से ध्रुव बहुत ज्यादा खुश दिखने लगा और अब जो उसे लकड़ी के सभी टुकड़ों से एक साथ बचने की आदत हो गई थी, इसलिए उसे अब पहले जैसी चोट भी नहीं आती थी। फिर ध्रुव ने ऐसे ही खुश होते हुए अपने अगले कुछ दिन बिताए। फिर एक दिन ध्रुव घने जंगल में अपनी पीठ पर वो भारी काला पत्थर टांग कर चल रहा था। वो चलते चलते लगातार अपने आसपास देखे जा रहा था। दिन की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ध्रुव ने फैसला किया कि वो जंगल में जाकर ताकत बढ़ाने वाली गोली को बनाने के लिए सामान ढूंढेगा। ताकत बढ़ाने वाली गोली ध्रुव की ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि दिन भर की ट्रेनिंग से ध्रुव बहुत थक जाया करता और उसके शरीर को वापस चुस्त होने में थोड़ा वक्त लगता। लेकिन गोलियों की मदद से वो तुरंत अपने शरीर की थकान दूर कर लिया करता और इसलिए वो गोलियों के खत्म होते ही उन्हें विदुर से बनवाने के बारे में सोचने लगा।
क्योंकि फिलहाल ध्रुव के पास अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा कमी थी तो वो चीज थी वक्त। वैसे तो ध्रुव खुद भी कम रैंक का हकीम था, लेकिन ताकत बढ़ाने वाली गोली को बनाने के लिए उसे विदुर की जरूरत पड़ती थी। ध्रुव इस बात से थोड़ा परेशान था कि दवा बनाने के लिए जो जरूरी सामान चाहिए था वो काफी मुश्किल से मिला करता था। जब ध्रुव मेसोडोरिया में था तो उसे सिर्फ इतना ही सामान मिलता था जिससे वो ज्यादा से ज्यादा 10 गोलियां बना पाता, और ये सामान ढूंढने में ही उसका बहुत ज्यादा वक्त जाया हो जाता था। लेकिन तिलिस्मी जानवरों के मुख्य इलाके में ऐसे सामानों की भरमार थी। दवा बनाने के लिए जिन 5 चीजों की जरूरत होती थी उसमें से 4 चीजें ध्रुव के पास बहुत तादाद में पहले से मौजूद थी, और वो जंगल में 5वीं चीज यानी लाल फल को ढूंढने आया हुआ था। वो जानता था कि अगर वो उसे मिल जाए तो वो बहुत सी गोलियां बनवा कर रख सकता था। लाल फल एक ऐसा खास फल था जो ज्यादातर घनी ऊर्जा वाली जगहों पर ही पाया जाता था, और इसलिए ध्रुव उस इलाके में वो फल ढूंढने लगा जहां ऊर्जा की मात्रा काफी ज्यादा थी। अब सवाल ये उठता है कि ध्रुव को ऊर्जा का अंदाजा कैसे लग पा रहा था, और इसका जवाब था ध्रुव की दिव्य दृष्टि, जिसकी विदुर ने कुछ दिनों पहले ही तारीफ की थी। ये बात शायद ध्रुव के लिए आम थी, लेकिन उसकी दिव्य दृष्टि हकीकत में बहुत ज्यादा असरदार थी। उसे हर उस जगह का अंदाजा होने लगता जहां ऊर्जा फूट फूट कर निकल रही होती, और उस ऊर्जा को ढूंढते ढूंढते ही ध्रुव गुफा से काफी दूर आ गया। आमतौर पर जंगल के तिलिस्मी जानवर दोपहर में नहीं घूमा करते थे, इसलिए ध्रुव दोपहर को ही लाल फल की खोज में निकला, और जैसा कि उसे लगा था रास्ते में उसे कोई तिलिस्मी जानवर नहीं दिखा। फिर ध्रुव जंगलों की झाड़ियों से गुजरते हुए एक बड़े से पत्थर के पास आ पहुंचा जिस पर पेड़ों की लताएं रेंगती हुई नजर आ रही थी। अपनी दिव्य दृष्टि से उसने महसूस किया कि उस पत्थर पर आसपास के इलाके के मुकाबले बहुत घनी ऊर्जा थी। इसी ऊर्जा की वजह से वो आगे बढ़ता गया और उस पत्थर के पास आकर खड़ा हुआ। फिर उसने आसपास नजरें घुमाना शुरू किया और तभी उसे एक पौधों का गुच्छा दिखाई दिया। वो गुच्छा दूर से थोड़ा लाल थोड़ा हरा दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि हरी पत्तियों के साथ उस पौधे में लाल रंग के फल भी लगे हुए थे। उस फल को देखते ही ध्रुव ने खुश होते हुए कहा, लाल फल, आखिर मिल ही गया मुझे। ये कहते हुए ध्रुव मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने हड़बड़ी में उस फल को तोड़ने की कोशिश नहीं की। इसके पीछे वजह ये थी कि घनी ऊर्जा वाले इलाकों में खास फलों के साथ साथ तिलिस्मी जानवर भी मिला करते थे, और इसलिए ध्रुव को शक हुआ कि कहीं कोई तिलिस्मी जानवर उसके आसपास न हो। यही सोचते हुए ध्रुव ने अपने चारों तरफ एक बार फिर नजरें घुमाते हुए देखा, लेकिन उसे किसी तिलिस्मी जानवर का कोई नामो निशान नहीं मिला। कोई जानवर न होने की खुशी में ध्रुव भागते हुए उस पौधे के पास गया कि तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी भारी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी और वो सावधान हो गया। फिर धीरे धीरे ध्रुव ने पलटकर देखा कि एक बड़ा सा सफेद रंग का जानवर उसके ठीक सामने गुर्राते हुए खड़ा था। उस जानवर ने ध्रुव के भागने का रास्ता भी बंद कर दिया था, और इसलिए ध्रुव के दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, अब मैं क्या करूं? से काफी ज्यादा था, और इस वजह से उसके हमला करने का एंगल भी थोड़ा अजीब था जिसे ध्रुव अब तक समझ नहीं पाया था। फिर उस टुकड़े को अपने नजदीक आते हुए देख ध्रुव ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस बाहर छोड़ी। उसके बाद उसने अपने कानों पर भरोसा करते हुए उस टुकड़े को पास आते हुए महसूस किया, और फिर भरोसे के साथ अपना दायां कदम आगे बढ़ाया। 78 जख्मी गोरिल्ला। ध्रुव इस वक्त अपने सामने उस खतरनाक तिलिस्मी जानवर को देख रहा था जिसके चेहरे पर ध्रुव को मारने की इच्छा साफ झलक रही थी। वो जानवर एक रैंक 2 का तिलिस्मी गोरिल्ला था जो बहुत बड़ा और बहुत ही खूंखार दिख रहा था। उसकी ताकत एक दक्ष रैंक के इंसान बराबर थी, और ध्रुव की मौजूदा शक्तियों को ध्यान में रखते हुए ये उसके लिए मुकाबला नहीं बल्कि मौत की सवारी होती। यही सोचते हुए ध्रुव धीरे से एक कदम पीछे हुआ कि तभी उस गोरिल्ला ने ध्रुव की तरफ देखते हुए जोर से दहाड़ मारी, जिसे सुनकर ध्रुव के पांव अचानक जमीन पर ही जम गए। तभी ध्रुव ने डरते हुए अंगूठी में देखकर कहा, आचार्य, इससे निपटने के लिए शायद मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। ध्रुव की इस बात पर विदुर का कोई जवाब नहीं आया। ये देखकर ध्रुव और ज्यादा घबराने लगा और उसने थोड़ा गुस्से में विदुर से मदद मांगते हुए कहा, आचार्य, ये वक्त मजाक का नहीं है। ये एक रैंक 2 का तिलिस्मी गोरिल्ला है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। ध्रुव आचार्य से मदद मांगने की लगातार कोशिशें करता जा रहा था, लेकिन आचार्य ने उसे पलटकर कोई जवाब तक नहीं दिया। इस वजह से ध्रुव के पास उस गोरिल्ला से बचने का
इकलौता रास्ता बचा था कि वो उसे ध्यान से देखता रहे और उसकी एक एक हरकत पर नजर रखे। उस गोरिल्ला को ध्यान से देखने पर ध्रुव को उसके पेट पर एक गहरा घाव दिखा। वो घाव ताज़ा घाव था और जैसे ही वो गोरिल्ला थोड़ा हिलता तो उस घाव से खून टपकने लगता। उस खून की वजह से उसके पेट के आसपास के सफ़ेद बाल भी लाल दिखने लग गए थे। उस ताज़े घाव को देखकर ध्रुव को समझ आ गया कि ये घाव किसी ताकतवर तिलिस्मी जानवर के पंजों से बना था। और ध्रुव अच्छी तरह से जानता था कि एक घायल जानवर बौखलाया हुआ होता है और ये ध्रुव की बदकिस्मती थी कि वो इस वक्त उस जख्मी और खूंखार गोरिल्ला के इलाके में खड़ा हुआ था। तभी ध्रुव की नज़र एक बार फिर उस घायल गोरिल्ला के जख्म की तरफ गई और अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो जानता था कि किसी और दिन वो इस रैंक 2 के गोरिल्ला से लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन फिलहाल वो गोरिल्ला जख्मी था और शायद ध्रुव उससे ऐसी हालत में जीत सकता था। यही सोचते हुए ध्रुव ने उस गोरिल्ला की खतरनाक दहाड़ को एक बार और सुना और फिर उसने खुद को समझाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। ये कहकर ध्रुव ने तुरंत अपनी पीठ पर से वो काला पत्थर निकालकर जमीन पर रख दिया। उसकी ये हरकत देखकर वो नाराज गोरिल्ला समझ गया कि ध्रुव उसे मुकाबले के लिए चैलेंज कर रहा था और वो भी उसके इलाके में खड़े होकर। इस बात से वो घायल गोरिल्ला और ज्यादा बौखला गया और उसने जोर से अपनी छाती पीटते हुए तेजी से ध्रुव की तरफ बढ़ना शुरू किया। वो गोरिल्ला अपनी लाल आंखों से ध्रुव को ही देख रहा था और भागते भागते उसके बड़े से हाथ पर एक सफेद रंग की शक्ति इकट्ठा होने लगी और इसी के साथ आसपास की हवा भी अचानक से ठंडी होने लगी। तभी ध्रुव ने बिना वक्त ज़ाया किए हवा में उछलते हुए कहा, चील के पंख एक्टिवेट। उसके इतना कहते ही उस काले चील के पंख, जो ध्रुव की पीठ पर टैटू की तरह लग रहे थे, अचानक बाहर आकर 2-3 मीटर लंबे हो गए और तेजी से फड़फड़ाने लगे, जिससे ध्रुव जमीन से लगभग 10 मीटर तक ऊपर चला गया। उसे हवा में उड़ते देख गोरिल्ला ने भागते हुए एक बार फिर जोर से दहाड़ लगाई, ROAARRRRR। गोरिल्ला के दहाड़ने पर उसकी सफ़ेद बर्फीली शक्ति एक गोले में बदलने लगी और वो गोला किसी तोप के गोले की तरह ध्रुव पर दागा गया। महीने भर की ट्रेनिंग की वजह से ध्रुव की बचने की रफ्तार काफ़ी अच्छी हो गई थी और इसी का फ़ायदा उठाते हुए वो अचानक 45 डिग्री के एंगल पर मुड़ा, जिससे वो शक्ति का गोला उसके बिल्कुल नज़दीक से होते हुए पीछे चला गया, जिससे एक काफ़ी तेज़ धमाका हुआ। ये देखकर कि ध्रुव उसके हमले से बच गया था, गोरिल्ला ने एक बार और दहाड़ते हुए अपना सीना ठोकना शुरू किया, रोआ। और तभी ध्रुव को मौका मिला और उसने तुरंत गोरिल्ला के घाव की तरफ निशाना दागते हुए कहा, वैक्यूम हैंड। उसके इतना कहते ही ध्रुव के हाथ पर शक्ति मंडराने लगी और वो इतनी ताकतवर थी कि वो भारी गोरिल्ला भी ध्रुव की तरफ खींचा चला आया। गोरिल्ला के साथ साथ उसके पीछे पड़े कुछ पत्थर के टुकड़े भी तेजी से ध्रुव की तरफ आने लगे। फिर जैसे ही गोरिल्ला ने दहाड़ते हुए अपने शरीर को रोकने की कोशिश की तो उसे अपने पेट में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसके बाद उस गोरिल्ला ने जैसे ही अपना सिर नीचे कर अपने पेट को देखा तो उसे दिखा कि उसका घाव पूरी तरह से खुल चुका था और उसमें से खून पानी की तरह बाहर आने लगा था। दर्द के मारे उस गोरिल्ला को कुछ समझ नहीं आया कि वो अब आखिर क्या करे। उसे अपने सामने सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी और वो चीज़ था ध्रुव। इसलिए उसने गुस्से और दर्द में ध्रुव को जान से मारने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ना शुरू किया। लेकिन अपनी तेजी का इस्तेमाल करके ध्रुव उस जंगली गोरिल्ला के हमलों से लगातार बचता गया और हर बार हमले से बचकर ध्रुव वैक्यूम हैंड का इस्तेमाल करता, जिससे गोरिल्ला के पेट से और खून बाहर आने लगता। फिर वो गोरिल्ला दर्द के मारे बौखलाते हुए अपने आसपास की हर चीज़ पर हाथ पटककर उसे चूर चूर करने लगता। अब जो उसका इतना खून बह चुका था तो वो किसी साधारण गोरिल्ला जैसा ही हो गया था और उसके लिए ध्रुव एक ऐसे मच्छर की तरह उसके पास मंडरा रहा था जो बार बार शरीर से उसका खून निकालने को बेताब हो रहा था। धीरे धीरे उस पूरी जगह पर गोरिल्ला का खून फैल गया, जिससे वो जगह काफ़ी डरावनी लगने लगी। फिर भागते भागते ध्रुव को महसूस हुआ कि उसकी शक्तियाँ खत्म होने की कगार पर थी और इसलिए उसे जल्द से जल्द इस गोरिल्ला को खत्म करना होगा, नहीं तो वो ध्रुव को खत्म कर देगा। यही सोचकर ध्रुव ने एक आखिरी बार के लिए शरीर की बची हुई शक्ति का इस्तेमाल किया। फिर ध्रुव के वैक्यूम हैंड तकनीक का इस्तेमाल करते ही उस गोरिल्ला ने दर्द के मारे एक तेज दहाड़ लगाई, क्योंकि इस बार उसके खून के साथ साथ उसके अंदरूनी हिस्से भी बाहर आ गए थे, जिसके साथ ही वो गोरिल्ला जमीन पर गिरने लगा। उसे गिरते हुए देख ध्रुव ने अपने आप को सुरक्षित किया ताकि वो गोरिल्ला उस पर न गिर जाए और उसके बाद वो हाँफते हुए गोरिल्ला को गिरते देखने लगा। गोरिल्ला को गिरते देख ध्रुव को ऐसा लग रहा था
जैसे कोई पहाड़ अचानक से ढहने लगा हो, लेकिन इस पहाड़ की दो बड़ी लाल रंग की आंखें थी जो मरने के बाद भी खुली हुई थी। तभी अचानक शक्ति खत्म होने की वजह से ध्रुव को चक्कर आने लगे और वो हाँफते हुए जमीन पर गिर गया। इस वक्त जमीन पर उस तिलिस्मी गोरिल्ला की बड़ी सी लाश के बगल में ध्रुव सांस लेते हुए लेटा हुआ था। उसने ये तक परवाह नहीं की थी कि वो जिस जगह पर लेटा हुआ था उस जगह पर गोरिल्ला का खून फैला था जो उसके कपड़ों और बालों पर भी छप गया था। फिर धीरे धीरे ध्रुव ने अपनी सांसों को काबू में लाते हुए आंख बंद करके शक्तियां बढ़ाना शुरू किया। ध्रुव शक्तियां अच्छे से नहीं बढ़ा पा रहा था क्योंकि उसके जहन में अभी भी उस गोरिल्ला का डर था जिसे कुछ पल पहले उसने खत्म कर दिया था। वो मन ही मन ये बात जानता था कि अगर वो 6 सितारों वाला एकलव्य न होता या फिर अगर वो गोरिल्ला जख्मी हालत में नहीं होता तो आज जमीन पर गोरिल्ला की लाश की बजाय उसकी लाश पड़ी होती। फिर ध्रुव थोड़ी हिम्मत करके खड़ा हुआ और फिर जैसे ही उसने खड़े होकर अपने आसपास देखा तो अचानक से अंगूठी से विदुर बाहर आ गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, शाबाश ध्रुव, तुमने एक रैंक 2 के तिलिस्मी जानवर को मार गिराया, ये सचमुच लाजवाब है। ये सुनकर ध्रुव को समझ नहीं आया कि वो विदुर से क्या कहे, इसलिए उसने चुपचाप आंखें बंद करके पहले तो अपनी शक्तियां पूरी तरह से वापस लाने की कोशिश की क्योंकि उसे ये डर था कि उसे कहीं कोई और जानवर भी न मिल जाए। जब ध्रुव अपनी आंख बंद करके शक्तियां वापस ला रहा था तब विदुर हवा में तैरते हुए निगरानी रख रहे थे कि कहीं कोई और खतरा तो ध्रुव के आसपास नहीं आ रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद जब ध्रुव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो खुद को एक बार फिर चुस्त महसूस करते हुए उसने कहा, चलो अच्छा है कि इस जगह की घनी ऊर्जा मेरे कुछ काम तो आई, लेकिन मुझे सच में अपनी रोशनी पर काम करना होगा क्योंकि वो फिलहाल बहुत कमज़ोर है। अगर वो गोरिल्ला 2-4 मिनट भी और टिक जाता तो मेरी शामत आनी तो पक्की थी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर विदुर ने तुरंत जवाब में कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी रोशनी सच में बहुत कमज़ोर है। विदुर अच्छी तरह जानते थे कि फ्लेम मंत्र तभी असरदार होता था जब रोशनी की ताकत ज्यादा हो, और ध्रुव की रोशनी इतनी नहीं थी कि वो ज्यादा ताकतवर लोगों या जानवरों से मुकाबला कर पाए, क्योंकि एक समझदार दुश्मन उसकी कमजोरी का पता लगाकर उसे आसानी से हरा सकता था। इसी बात पर ध्रुव ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, आखिर कब मिलेगी मुझे एक ताकतवर दिव्य रोशनी। सच तो ये था कि ध्रुव ये बात सुन सुनकर थक चुका था कि उसकी रोशनी कमजोर है। वो उसे बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर उसकी रोशनी कब मजबूत हो पाएगी। और कहीं न कहीं ध्रुव ये भी जानता था कि उसकी ये कमजोरी काफी वक्त तक उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। फिर थोड़ा उदास होते हुए ध्रुव उस पत्थर के पास गया जहां उसने लाल फल का पौधा देखा था। किस्मत से वहां 30 से भी ज्यादा फल लगे हुए थे जिसे उसने तोड़कर एक बड़ी हरी बोतल में डाल दिया। फिर उसने उस बोतल का ढक्कन लगाकर उसे वापस अपनी स्टोरेज अंगूठी में डाल दिया। जैसे ही वो बोतल ध्रुव की अंगूठी में चली गई तो उसके बाद ध्रुव एक खंजर निकालते हुए उस तिलिस्मी गोरिल्ला की लाश के पास चलकर गया। उसके बाद ध्रुव ने उस गोरिल्ला का सिर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा करते ही उसने देखा कि गोरिल्ला के सिर के अंदर कोई चीज चमक रही थी। उस चीज को पहचानते हुए ध्रुव की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई और उसने कहा, क्या इसके अंदर तो तिलिस्मी पत्थर है। ध्रुव को सफेद रंग का बर्फ जैसा तिलिस्मी पत्थर दिखा जिसे निकालकर उसने अंगूठी में डालने का फैसला किया। इस वक्त उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि ये पहली बार था जब ध्रुव ने इस तरह का तिलिस्मी पत्थर देखा था। फिर ध्रुव ने जैसे ही उस पत्थर को छुआ तो उसे समझ आया कि वो पत्थर बहुत ज्यादा ही ठंडा था, इसलिए ध्रुव ने जल्दी से उसे पकड़कर अपनी अंगूठी में डाल दिया। ऐसा करने के बाद ध्रुव ने विदुर की तरफ देखते हुए कहा, चलिए आचार्य, यहाँ से चलते हैं। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा और तभी विदुर ने उसे देखते हुए कहा, तुम शायद कुछ भूल रहे हो ध्रुव। आचार्य की बात सुनकर ध्रुव ने हंसते हुए वापस आकर वो काला पत्थर उठाया जिसे वो जानबूझकर वहां छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन विदुर ने उसके इस प्लान पर पानी फेर दिया। उसके बाद ध्रुव उस भारी पत्थर को अपनी पीठ पर तानकर वहां से चला गया और विदुर भी वापस अंगूठी में आ गए। कुछ देर बाद ध्रुव एक बार फिर घने जंगल में चल रहा था ताकि वो गुफा में जल्द से जल्द लौट सके। गोरिल्ला से लड़ने की वजह से उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, जिसे उसने घास का लेप बनाकर छुपाने की कोशिश भी की थी। उससे ध्रुव को ये फायदा हुआ था कि उसके कपड़ों से अब खून की बदबू तो बहुत कम आ रही थी, और जंगल में घूमते हुए ये बहुत जरूरी था, नहीं तो बाकी जानवर खून सूंघते हुए ध्रुव के पीछे पड़ जाते।
फिर ध्रुव अपने कदम तेज करता गया ताकि वो जल्दी वापस लौट सके, लेकिन तभी उसे अपने बाएं ओर कुछ आवाजें सुनाई दी और उसने तुरंत अपने आप को रोका। आवाज सुनकर ध्रुव के चेहरे पर अचानक परेशानी झलकने लगी और वो गौर से अपने आसपास नजरें घुमाने लगा। तभी अचानक उसे लोगों के पास आने की आहट सुनाई दी और उसने तुरंत अपने आप को लंबी घास के बीच छुपा लिया। घास के बीच से उसने देखा कि दो लोग उसकी तरफ ही आ रहे थे, लेकिन उन्हें अब तक ध्रुव की भनक भी नहीं लगी थी। फिर जैसे ही ध्रुव की नज़र उनके सीने पर लगे बैच पर गई, तो उसने हल्के गुस्से के साथ खुद से कहा, ये तो भेड़िया टोली के योद्धा हैं। और तभी उसने अपनी सांस को धीरे करते हुए योद्धाओं की बात सुनना शुरू किया। उसने सुना कि एक योद्धा दूसरे योद्धा से घबराते हुए कह रहा था, मुझे लगता है कि हमें यहीं रुक जाना चाहिए। अगर हम और आगे गए तो जानवरों का मुख्य इलाका आ जाएगा, और मैंने सुना है कि वहाँ के जानवर हमें एक झटके में मार सकते हैं। वो दोनों योद्धा धीरे धीरे चलते हुए आ रहे थे। तभी दूसरे योद्धा ने पहले योद्धा की बात के जवाब में कहा, मुझे समझ नहीं आता आखिर वो लड़का छिपा कहाँ है। छोटे लीडर ने तो उसे मारने का ऑर्डर दे दिया और अब चाहे वो जिंदा मिले या मुर्दा, हमें उसे ढूंढना तो पड़ेगा ही साथ ही। कोट। इस पर पहले योद्धा ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसे कोई तिलिस्मी जानवर मारकर खा गया हो। क्यों? हो सकता है, क्योंकि उसकी उम्र देखकर तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास जंगलों का ज्यादा तजुर्बा होगा। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, हम आज अपनी खोज यही खत्म करते हैं और कल फिर आकर उस लड़के को खोजते हैं। वैसे भी दिन ढलने को है। ये सुनकर पहले योद्धा ने कहा, इसका मतलब हमें एक दिन और इंतजार करना होगा। लेकिन सही भी है, 8,000 सोने के सिक्कों से तो जान ज्यादा प्यारी, लेकिन साथ ही सोच कर देखो, अगर वो लड़का हमें मिल गया तो हम दोनों तो उसे आसानी से पकड़कर अमीर हो जाएंगे। आखिर हम दोनों 5 सितारों वाले एकलव्य ऐसे ही थोड़ी हैं। क्यों? मैंने सही कहा ना? ये सुनकर दूसरे योद्धा ने अपना सिर हिलाते हुए पहले से कहा, सही कहा तुमने, अब चलो चलते हैं। लेकिन ये कहकर जैसे ही वो योद्धा पलटे, तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। 79 भेड़ियों की दस्तक। भेड़िया टोली के दोनों योद्धा लौटकर वापस जाने ही वाले थे कि उन्होंने अपनी ओर बिजली की रफ्तार से आती शक्ति को देखा, जो सीधे आकर एक योद्धा के सीने में लगी। उस हमले की वजह से वो योद्धा हवा में उड़ते हुए पीछे जाने लगा और उसके मुंह से खून भी निकलने लगा। उस पर हमला होते देख दूसरे योद्धा ने गुस्से से ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, कौन हो तुम? और मेरे साथी पर तुमने हमला क्यों किया? लेकिन जैसे ही वो योद्धा ध्रुव पर हमला करने के लिए आगे आने लगा, तो उसे महसूस हुआ कि कोई चीज पीछे से उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। उसने तुरंत पलटकर देखा कि वो उसका योद्धा दोस्त था जिस पर ध्रुव ने हमला किया था। वो योद्धा ध्रुव के वैक्यूम हैंड की वजह से उसकी ओर खींचा चला जा रहा था, और तभी ध्रुव ने हवा में छलांग लगाते हुए अपनी ओर आते हुए योद्धा के गले पर अपनी कोहनी से वार किया, जिससे तुरंत योद्धा की गर्दन टूटने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज उस सुनसान जंगल में गूंजने लगी और योद्धा का शरीर ढीला पड़ गया, जिसके बाद वो तेजी से जमीन पर घिसकते हुए गिरा। उसके घिसटने से धूल का एक गुबार बन गया जिसमें दूसरे योद्धा को कुछ साफ साफ नहीं दिखा। फिर जैसे ही धूल छटनी शुरू हुई, तो वो योद्धा भागकर अपने साथी को देखने गया, लेकिन फिर उसने देखा कि उसके साथी योद्धा की सांसें अब पूरी तरह से रुक चुकी थी। ये देखकर वो योद्धा बहुत ज्यादा घबरा गया। फिर जैसे ही उसने ध्रुव को देखा, तो उसे एक आदमी सा नजर आया जो खून से लथपथ था। वो योद्धा ध्रुव को पहचान नहीं पाया था और इसलिए उसने हड़बड़ाते हुए ध्रुव से पूछा, कौन हो तुम? और तुमने हम लोगों पर हमला क्यों किया? इस पर उस खून से लथपथ इंसान का जवाब आया, अगर मैं तुम लोगों पर हमला नहीं करता तो तुम लोग मुझ पर हमला कर देते। मुझे ढूंढते हुए ही तो तुम लोग यहाँ आए हो ना। उसकी ये बात सुनते ही योद्धा की आंखें खौफ से भर गई और उसने हिचकिचाते हुए कहा, तुम ही ध्रुव हो। ये कहते ही योद्धा सोचने लगा कि अगर वो हमलावर ध्रुव ही था तो वो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला था, और इसलिए अपनी जान बचाने के लिए उस योद्धा ने वहां से भागने का फैसला किया। फिर वो तुरंत पलटकर तेजी से भागने लगा और उसने अपने हाथों से बाकी योद्धाओं से मदद मांगने के लिए एक बड़ी टॉर्च जैसी चीज निकालकर आसमान की तरफ की, लेकिन इसके पहले कि वो उसका इस्तेमाल कर पाता, ध्रुव ने उस टॉर्च जैसी चीज को शक्तियों के इस्तेमाल से अपनी ओर खींच लिया। फिर जैसे ही वो चीज योद्धा के हाथों से निकलकर ध्रुव के हाथों में आ गई, तो ध्रुव ने उसे गौर से देखते हुए अपनी स्टोरेज अंगूठी में डाल लिया। उसके बाद उसने अपना पैर पीछे किया और फिर उछलकर ध्रुव ने योद्धा पर हमला किया।
ध्रुव को अपनी ओर आते देख डर के मारे उस योद्धा के चेहरे का रंग ही बदल गया। उसने अपने बचाव के लिए तुरंत एक तलवार निकाली और अंधाधुन उसे चलाने लगा। लेकिन ध्रुव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो उस आदमी की हालत देखते हुए मुस्कुराने लगा और फिर उसने तुरंत तलवार के वार से बचते हुए उस योद्धा के पेट पर एक जोर की लात दे मारी। इस वजह से उस योद्धा के मुंह से खून की पिचकारी निकली और तभी उसे महसूस हुआ कि ध्रुव ने उसके हाथ से उसकी तलवार भी छीन ली थी। ये देखकर वो योद्धा बहुत ज्यादा घबराने लगा। उसे लगा कि ध्रुव उसे भी मौत के घाट उतारने वाला था, क्योंकि कुछ देर पहले ध्रुव ने योद्धा के साथी के साथ भी ऐसा ही किया था। फिर जैसे ही ध्रुव वो तलवार तेजी से योद्धा के गले की तरफ ले गया तो अपनी मौत को न देखने की इच्छा में योद्धा की आंखें अचानक बंद हो गई। लेकिन उसके बाद योद्धा ने महसूस किया कि वो अभी भी सांस ले रहा था और इसलिए उसने आंखें खोलकर ध्रुव की तरफ देखा, जो उसकी गर्दन पर वो तलवार लगाकर रखा था। तभी ध्रुव ने उस योद्धा से कहा, अब अगर तुमने जरा भी हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मारने के पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। ध्रुव की बात सुनकर वो योद्धा डर के मारे जरा भी नहीं हिला, क्योंकि उसे पता था कि ध्रुव किसी तरह का मजाक नहीं कर रहा था और वो सच में योद्धा की गर्दन काटने के पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। लेकिन योद्धा ने फिर भी ध्रुव को डराने की कोशिश में बड़बड़ाते हुए कहा, तुम अगर मुझे मार देते हो तो भेड़िया टोली तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सुनते हुए ध्रुव ने देखा कि उस योद्धा के माथे पर पसीना दिख रहा था, जो ये साफ बता रहा था कि वो ध्रुव से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इसी का फायदा उठाते हुए ध्रुव ने हंसकर योद्धा से कहा, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आखिर तुम्हारी भेड़िया टोली ने मुझे कब जिंदा छोड़ना चाहा है, लेकिन उसके बावजूद आज तुम इस हालत में हो और वो इस हालत में। ये कहते हुए ध्रुव ने मरे हुए योद्धा की तरफ इशारा किया। साथ ही योद्धा की लाश देखकर वो योद्धा और ज्यादा घबराने लगा और उसने ध्रुव के सामने चुप रहना ही सही समझा। तभी ध्रुव ने अपने ठंडे मिजाज के साथ योद्धा से कहा, मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। ये सुनकर योद्धा ने तुरंत ध्रुव को देखते हुए आंखों में उम्मीद के साथ कहा, अगर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा तो क्या तुम मुझे जिंदा वापस लौटने दोगे? इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए तलवार से हल्की सी खरोच मारते हुए कहा, तुम फिलहाल सौदा करने की हालत में नहीं हो। मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हारे शरीर के 10 टुकड़े करके गोश्त खाने वाली चींटियों को खिला सकता हूं। क्या तुम चाहते हो मैं ऐसा कुछ करूं? ध्रुव की इस चेतावनी को सुनकर योद्धा के चेहरा का रंग पूरी तरह से उड़ गया और उसके पैर जोरों से कांपने लगे। उसे लगा था कि शायद ये लड़का उसकी बात सुनकर उसे जाने दे, लेकिन ध्रुव की बेरहम सोच के बारे में सुनकर योद्धा ने धीमी आवाज में ध्रुव से कहा, क्या जानना चाहते हो तुम? ये सुनते ही ध्रुव ने अपनी तलवार हल्की नीचे करते हुए उस योद्धा से सवाल किया, क्या अरशान ने गुफा से कोई डिब्बा उठाया था? क्योंकि शायद उसे वो डिब्बा तो मिल गया होगा, लेकिन उस डिब्बे की चाबी न मिली हो। मैं ठीक कह रहा हूं न? ध्रुव के इस सवाल पर उस योद्धा ने उसे सब सच सच बताया। छोटे लीडर ने वो डिब्बा और वो पत्थर की टेबल दोनों अपने पास रख ली है, लेकिन उस डिब्बे के अंदर क्या है ये मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैं तो सिर्फ एक मामूली योद्धा हूं जो कुछ वक्त पहले ही भेड़िया टोली में शामिल हुआ हूं। योद्धा की बात में सच को भांपते हुए ध्रुव ने उससे एक और सवाल करते हुए कहा, और अरशान ने मेरे सिर पर कितना इनाम रखा है? ये सुनते ही उस योद्धा ने बिना देरी किए ध्रुव को सब सच बताते हुए कहा, जब से छोटे लीडर गुफा से वापस आए हैं तब से वो तुमसे बदला लेने के लिए बेताब हो रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने तुम्हें पकड़ने वाले के लिए काफी बड़े इनाम का ऐलान किया है। योद्धा की इस बात को सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, एक आखिरी सवाल, क्या डॉक्टर परी ठीक है? इस सवाल का जवाब देते हुए योद्धा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। अबाबा वापस लौटने के बाद वो दवा बाजार से बाहर ही नहीं आई, और इसलिए छोटे लीडर और टोली के बाकी लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए जैसे ही अपनी तलवार और ज्यादा नीचे की तो योद्धा ने मौके का फायदा उठाते हुए अपना खंजर बाहर निकाल लिया। वो इस खंजर से ध्रुव को मारने ही वाला था कि अचानक ध्रुव ने तलवार से उसका खंजर रोकते हुए कहा, अच्छा, इसका मतलब तुम जानते थे कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, तो फिर जाओ अपने साथी के पास। ये कहकर ध्रुव ने तुरंत तलवार से उस योद्धा की गर्दन काट दी। गर्दन कटने पर खून की कुछ छींटें ध्रुव पर आ गई, जिसे देखकर वो अपना सिर हिलाने लगा। ध्रुव ने सवाल पूछने के पहले ही योद्धा को मारने का मन बना लिया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो योद्धा वहां से जिंदा वापस लौटता
तो वो सीधे अरशान के पास जाकर ध्रुव के बारे में बताता, जिसके बाद अरशान योद्धाओं की एक बड़ी सी टोली ध्रुव को मारने के लिए भेज देता। यही सोचते हुए ध्रुव ने दोनों लाशों को घसीटते हुए पास की खाई में फेंक दिया और उन्हें खाई से गिरते देख उसने विदुर से कहा, आचार्य, मुझे लगता है कि हमें अपनी ट्रेनिंग की रफ्तार और तेज करनी होगी, क्योंकि महीने भर में भेड़िया टोली मेरे इतने करीब आ गई है। इस हिसाब से शायद अगले कुछ दिनों में उन्हें हमारी गुफा के बारे में भी पता चल जाए। ध्रुव के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसे अंगूठी में से विदुर की आवाज सुनाई दी, तुम ठीक कह रहे हो, ट्रेनिंग की रफ्तार और बढ़ानी पड़ेगी। ये सुनकर ध्रुव की परेशानी थोड़ी कम हुई और उसने मुस्कुराते हुए विदुर से सवाल किया, एक बात और आचार्य, आप पक्का मुझे क्लास 3 की तकनीक सिखाएंगी न? उसके इस सवाल पर विदुर ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, देखो ध्रुव, क्लास 3 की तकनीक और क्लास 2 की तकनीक में बहुत फर्क होता है। क्लास 3 तकनीक को सीखने के लिए तुम्हें दर्द के समंदर से गुजरना होगा। ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। ये सुनकर ध्रुव पलटकर वहां से जाने लगा और गुफा की ओर चलते चलते उसने विदुर की टांग खींचते हुए उसकी आवाज में कहा, दर्द के समंदर से गुजरना होगा, आचार्य आप भी ना? वैसे सच कहूं तो मैं आपसे वो क्लास 3 की तकनीक सीख कर रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। अब जो ध्रुव के पास कुछ चीजें इकट्ठा हो गई थी तो वो खुशी से वापस गुफा की ओर बढ़ता रहा। वहीं उस झरने से बहुत दूर भेड़िया टोली के दरबार में दो लोग बैठे हुए थे। दोनों में से एक अरशान था, जिसने ध्रुव को जान से मारने का फैसला कर लिया था, और उसके बगल में लीडर की कुर्सी पर एक आदमी उदास चेहरे के साथ बैठा हुआ था। वो आदमी कुछ सोचत हुए सामने रखी टेबल पर अपनी उंगलियां पटक रहा था। दरबार में इस वक्त एक सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे तोड़ते हुए उस आदमी ने अपनी रौबदार आवाज में कहा, मुझे खबर मिली है कि जिन योद्धाओं को हमने उस लड़के की खोज पर भेजा था उसमें से 2 योद्धाओं का कुछ पता नहीं चल पाया है, और सुनने में आया है कि जंगल के मुख्य इलाके में बहुत सारा खून मिला है। उस आदमी की भारी आवाज सुनकर अरशान ने तुरंत उससे सवाल किया, पिताजी, ये भी तो हो सकता है कि योद्धाओं को किसी तिलिस्मी जानवर ने मार दिया। अरशान बहुत बार मुख्य इलाके में गया था और इसलिए अच्छी तरह से जानता था कि वहां ऐसे हादसे होते रहते थे। लेकिन उसकी बात सुनकर भेड़िया टोली का लीडर और उसका पिता मूसा संतुष्ट नजर नहीं आ रहा था। उसने अरशान की बेफिक्री पर हल्की नाराजगी दिखाते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर उन्हें किसी तिलिस्मी जानवर ने मारा होता तो लड़ाई के कुछ निशान तो मिलते ही, और इसके पहले कि तुम कहो कि शायद उनका पैर फिसल गया होगा और गलती से वो खाई में गिर गए होंगे, इसलिए मैं पहले ही तुम्हें बता दूं कि वो दोनों नौसिखिया योद्धा नहीं थे कि ऐसी गलती कर बैठे। इसका मतलब साफ है कि उन्हें किसी इंसान ने ही मारा है, क्योंकि योद्धाओं का कोई सुराग नहीं मिलना इस बात को मजबूत करता है कि सारे सुराग मिटा दिए गए हैं। अपने पिता की बात पर ध्यान देते हुए अरशान ने कुछ सोचकर उनसे एक और सवाल किया, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि इसके पीछे ध्रुव का हाथ है? क्योंकि पिताजी, मैंने उसकी ताकत देखी है। वो ताकतवर जरूर है, लेकिन इतना ताकतवर भी नहीं कि 2-5 सितारों वाले एकलव्य रैंक के योद्धाओं को मार दे। ये लगभग नामुमकिन है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अपने बेटे की बात सुनकर भी मूसा का तजुर्बा उसे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था कि वो इस बात को गंभीरता से न ले। इसलिए उसने अरशान को हुक्म देते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये वो लड़का ही है या फिर कोई और। कल हम उस इलाके में और योद्धा भेजकर देखेंगे कि आखिर माजरा क्या है। पिता के हुक्म के बाद अरशान ज्यादा कुछ नहीं कह पाया और इसलिए उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा, पिताजी, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। ये सुनकर मूसा ने तुरंत बात बदलते हुए अरशान से पूछा, क्या तुमने वो डिब्बा खोलकर देखा जिसे तुम गुफा से उठाकर लाए थे? पिता का ये सवाल सुनकर अरशान के चेहरे पर घबराहट दिखने लगी, जिसके साथ उसने पहले तो आसपास देखते हुए ये पक्का किया कि कोई उन लोगों की बात सुन तो नहीं रहा था, और फिर जब उसे इस बात का भरोसा हुआ तो उसने थोड़ा झिझकते हुए अपने पिता से कहा, दरअसल उस डिब्बे की चाबी ध्रुव के पास है पिताजी। वैसे तो मैंने अबाबा शहर के सबसे अच्छे लोहार से वो ताला तोड़ने के लिए कहा, लेकिन उसने मुझे पहले ही बता दिया कि ये ताला किसी अलग किस्म की चीज से बना है, इसलिए इसे तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैंने उस लोहार को मुमानगी कीमत पर ताला तोड़ने को कहा है, और मैं जानता हूं कि उस डिब्बे के अंदर जरूर कोई खास चीज है, क्योंकि अगर उसमें कुछ खास नहीं होता तो 7,000 सोने के सिक्के और जड़ी बूटियां कमरे के कोने में नहीं होते। पिताजी, वो डिब्बा कमरे के बीचों बीच था और इसका मतलब उसमें जरूर कुछ खास है। उसकी बात सुनकर उसके पिता ने सिर्फ अपना सिर हिलाया, जिसे देखकर अरशान ने उनसे आगे सवाल किया, पिताजी, वैसे आप डॉक्टर परी का क्या करने वाले हैं?
ये सुनकर उसके पिता ने कुछ सोचते हुए जवाब में अर्शान ने एक और सवाल पूछ लिया, क्या तुम्हें पता है कि डॉक्टर परी गुफा से क्या लेकर आई है? पिताजी के सवाल पर अर्शान ने अपना सिर हिलाते हुए उनसे कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं। इस पर मूसा ने अर्शान के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए अपनी भारी आवाज के साथ उससे कहा, ठीक है, तो फिलहाल हम उसे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अबाबा में उसका काफी नाम चलता है और अगर हमने कोई गलत कदम उठाया तो बहुत से योद्धा हमसे नाराज हो जाएंगे। पिता की इस बात पर अर्शान थोड़ा नाराज दिखने लगा और उसने उदासी भरी आवाज में अपने पिता से कहा, तो क्या हम उसे नील गुलाब दवा बाजार में इस तरह शांति से रहने देंगे? अपने बेटे की इस बात को सुनकर मूसा जोर जोर से हंसने लगा। फिर हंसते हुए उसने अपने बेटे अर्शान को भरोसा दिलाते हुए शैतानी इरादों से भरी आवाज में कहा, शांति। अब उसकी जिंदगी में शांति का नामो निशान ही नहीं बचेगा। कल ही ये अफवाह उड़ा दो कि उस परी डॉक्टर को गुफा से बहुत सारा खजाना हासिल हुआ है जिसके बारे में वो किसी से कुछ नहीं कह रही है। वो डॉक्टर दूसरों को तो ठीक कर देती है लेकिन उसे कौन ठीक करेगा? हर कोई दिल से अच्छा नहीं होता है और हमें इंतजार करना है ऐसे ही योद्धाओं का जो उससे वो खजाना हथिया ले। तब जाके डॉक्टर परी को अकल आएगी कि भेड़िया दल के खिलाफ जाने का नतीजा क्या होता है। 80 क्लास 3 की तकनीक। अपने पिता की चालबाजी को देखते हुए अर्शान ने उनसे मुस्कुराते हुए कहा, ये तो कमाल का प्लान है पिताजी, क्योंकि अगर खुद नील गुलाब दवा बाजार उस खास चीज में दिलचस्पी लेने लगा तो डॉक्टर परी को वहां से बाहर निकलना होगा, और जैसे ही उसने ऐसा किया तो हम उसे धर दबोचेंगे। ये कहते हुए अर्शान के चेहरे पर उसकी खुशी साफ झलक रही थी। वही उसे इतना खुश होते देख मूसा ने अपना सिर हिलाते हुए कान के नीचे बने घाव को खरोचना शुरू किया। फिर जैसे ही खरोचते खरोचते उस घाव से थोड़ा खून निकलने लगा तो उसने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन डॉक्टर परी से हमें कोई असली खतरा नहीं है। मुझे अगर सच में किसी का डर है तो वो है उस लड़के का जिसके बारे में तुमने मुझे बताया, क्योंकि इतनी कम उम्र में एकलव्य रैंक के 2 सितारों से भी ज्यादा हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, और इसका मतलब है कि वो लड़का सचमुच बहुत ताकतवर है। इसके अलावा वो अपनी उम्र से ज्यादा होशियार भी लगता है, क्योंकि वो तुमसे अपनी असली ताकत छुपाने में कामयाब हुआ था। अगर बात जिंदगी मौत पर नहीं आती तो शायद तुम्हें उसकी असली ताकत का कभी पता ही नहीं चलता। ऐसे दुश्मन को किसी भी हाल में मौत के घाट उतारना होगा, नहीं तो वो और ताकतवर हो जाएगा, और अगर वो ताकतवर होकर हमसे बदला लेने आया तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अर्शान। उद्धरण चिन्ह। मूसा की बात में एक डरावनी सच्चाई छिपी हुई थी जिसे अर्शान अच्छी तरह से समझ रहा था। इस वक्त उसके चेहरे से मुस्कुराहट भी गायब हो चुकी थी। उसे याद आ गया कि कैसे कठिन हालात में भी ध्रुव इतनी समझदारी से उनसे बचकर निकल गया, और ऐसे समझदार दुश्मन का बाहर खुला घूमना भेड़िया टोली की नींदें उड़ाने के लिए काफी था। इसलिए गुस्से में अर्शान ने अपनी मुट्ठी बंद कर अपने दांत पीसते हुए पिता से कहा, कल मैं खोज के लिए 2 गुने योद्धा भेजूंगा और साथ ही साथ इनाम की रकम तिगुनी कर दूंगा। हमें किसी भी हाल में उस ध्रुव को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वही अबाबा शहर से थोड़ी दूरी पर जंगल के बीच में एक झरना था जिसका बहता हुआ पानी पत्थरों को तोड़ते हुए एक बहुत बड़ी झील में जाकर मिल रहा था। उस झील के किनारे ध्रुव खड़े होकर लकड़ी के 10 बड़े लट्ठों को देख रहा था। ये लकड़ी के लट्ठे झरने के बीच फंसे हुए थे जिस पर खड़े हुआ जा सकता था। उसके बाद ध्रुव ने लट्ठों को देखते हुए विदुर से मुस्कुराते हुए सवाल किया, आचार्य, मुझे झरने में खड़े होकर तो ट्रेनिंग नहीं करनी होगी न? ध्रुव ने विदुर से ये सवाल मजाक में किया था क्योंकि उसे नहीं पता था कि विदुर के दिमाग में आखिर क्या चल रहा था। लेकिन तभी विदुर ने भी मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा ध्रुव। मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूं कि क्लास 3 की तकनीक और क्लास 2 की तकनीक में बहुत फर्क होता है, और इसलिए दोनों के सीखने के तरीके में भी बहुत फर्क है। अगर तुम इस लेवल की कोई तकनीक सीखना चाहते हो तो तुम्हें कुछ जरूरी चीजें उससे पहले सीखनी होंगी। इतना कहकर विदुर ने ध्रुव की तरफ अपना हाथ आगे करते हुए कहा, लाओ वो काला पत्थर तुम मुझे पकड़ा दो। ये सुनकर ध्रुव ने जैसे ही आचार्य को अपने पीठ पर टंगा काला पत्थर पकड़ाया तो उसे पकड़ते ही आचार्य के हाथ जैसे नीचे धंसने लगे। लेकिन फिर भी विदुर ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से सवाल किया, क्या तुमने कभी कोई क्लास 3 की तकनीक देखी है? और अगर नहीं तो क्या तुम देखना चाहोगे? ये सुनते ही ध्रुव की आंखें खुशी से बड़ी हो गई और उसने जोर जोर से अपना सर हिलाकर विदुर को बताया कि वो क्लास 3 की तकनीक देखने के लिए कितना उतावला था। उसका उत्साह देख आचार्य विदुर ने मुस्कुराया और फिर वो भारी काला पत्थर हाथ में लिए
धीरे धीरे हवा में उड़ने लगे। फिर हवा में उड़ते हुए वो सीधे झील के बीचों बीच जाकर रुक गए। उसके बाद उन्होंने सिर झुकाकर उस झील को देखा जो उनसे 4 to 5 मीटर नीचे थी। फिर उन्होंने अपना सिर उठाकर उस चांदी के रंग वाले बड़े से झरने को देखा। झरने को देखने के बाद विदुर ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे सांस लेने लगे। आंखें बंद करने के कुछ पल बाद विदुर ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक अनजाना बड़ा सा सांप जैसा जानवर उनके शरीर से बाहर आने लगा। वो जानवर विदुर की शक्तियों से बना हुआ था और काफी बड़ा दिखा रहा था। इतनी शक्तियां एक जगह इकट्ठा होने की वजह से झील का पानी अचानक उबलता हुआ दिखने लगा। और पहले पहले तो वो उबलता पानी सिर्फ विदुर के पैर के नीचे ही दिख रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो पूरे तालाब में फैल गया। ये देखकर ध्रुव को एक जोरों का झटका लगा, क्योंकि वो फिलहाल जिस आचार्य को देख रहा था वो उस बूढ़े और मामूली दिखने वाले आचार्य से बहुत अलग था जिसे वो जानता था। इस वक्त विदुर किसी म्यान से निकली तलवार की तरह खतरनाक लग रहे थे, जिसकी धार से वो जब चाहे जिसे चाहे खत्म कर सकते थे। विदुर को इस तरह देखकर ध्रुव ने मन ही मन घबराते हुए कहा, तो इसे कहते हैं असली ताकत। आचार्य तो सचमुच बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। ये कहकर ध्रुव की आंखों में एक चमक दिखाई देने लगी। ये चमक इस बात की थी कि शायद वो भी एक दिन विदुर जितना ही ताकतवर बन पाएगा। वही तालाब के ऊपर विदुर ने हवा में तैरते हुए वो भारी काला पत्थर धीरे से ऊपर उठाया, जिससे उस काले पत्थर पर बने चिन्ह अचानक से चमकने लगे और फिर उनमें से एक तेज लाल रंग की रोशनी निकलती हुई दिखी। तभी अचानक झील के ऊपर की हवा घनी होकर कोहरे जैसी हो गई, जिसमें अब कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। उस कोहरे के अंदर विदुर ने उस काले पत्थर को और ऊपर उठाकर और आगे बढ़ना शुरू किया। इस वक्त वो काला पत्थर ढलते सूरज की तरह लाल रंग का हो गया था। फिर जैसे ही थोड़ा कोहरा छटा तो ध्रुव ने देखा कि विदुर बहुत आगे निकल गए थे। और उनकी इस रफ्तार को देखकर ध्रुव काफी घबरा गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके आचार्य की रफ्तार इतनी ज्यादा भी हो सकती थी। फिर ध्रुव के पलक झपकते ही विदुर वहां से गायब हो गए। ये देखकर ध्रुव अपने चारों तरफ नजरें घुमाने लगा कि आखिर आचार्य अचानक से कहाँ चले गए। तभी उसकी नजर झरने की तरफ गई और ध्रुव ने देखा कि झरने से लगभग 10 फुट की दूरी पर विदुर खड़े होकर ध्रुव की तरफ ही देख रहे थे। उनके पीछे बह रहे झरने को देख ध्रुव ने मन ही मन सोचा, देखने में तो आचार्य उस झरने के सामने चींटी जैसे लग रहे हैं, लेकिन अगर ताकत की बात की जाए तो न जाने वो कितने ऐसे झरनों से ज्यादा खतरनाक हैं। इतना कहकर उसने देखा कि झरने के तेज बहाव से उसके आसपास बहुत तेज हवा चलने लगी थी। लेकिन ये तेज हवा भी विदुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और वो तो हवा में ऐसे तैर रहे थे जैसे उनके पीछे कोई झरना नहीं बल्कि नल बह रहा हो। तभी अचानक विदुर तेजी से गोल घूमने लगे। धीरे धीरे उनकी घूमने की रफ्तार बढ़ने लगी और साथ ही उस काले पत्थर की रोशनी भी चौंधियाने वाली हो गई, जिससे ध्रुव को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। और तभी उसे एक तेज आवाज सुनाई दी, क्लास 3 की तकनीक, आग की लहर। विदुर के ये कहते ही पूरी घाटी में जैसे कोई ज्वालामुखी फटने की आवाज गूंजने लगी। इसी के साथ वहां अचानक से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई और तभी गर्मी की वजह से झील में से पानी के फव्वारे निकलने लगे। फिर पानी के फव्वारों के बीचों बीच एक लाल रोशनी होते हुए गुजरने लगी। जैसे जैसे वो लाल रोशनी फव्वारों में से होते हुए जाने लगी तो वो पानी के फव्वारों को अचानक भाप में बदलने लगी, और फिर वो रोशनी जैसे ही तालाब की सतह पर पड़ी तो उस तालाब में से एक 10 मीटर के आसपास की लहर उठी और सीधे झरने की तरफ बढ़ने लगी। वो बड़ी लहर रास्ते में सारे पत्थरों को चकनाचूर करते हुए जा रही थी, जिसकी गड़गड़ाहट पूरी घाटी में सुनाई देने लगी। ये आवाज इतनी तेज थी कि ध्रुव को हाथों का इस्तेमाल कर अपने कान बंद करने पड़े। फिर एक पल बाद उसने हिम्मत जुटाकर झरने की तरफ नजर घुमाई, लेकिन एक घना कोहरा उसे कुछ साफ देखने नहीं दे रहा था। तभी ध्रुव ने देखा कि झील की सतह से एक बहुत तेज हवा चली, जिसकी वजह से पूरा कोहरा छट गया। और कोहरा छटते ही ध्रुव को उसके पीछे छिपा झरना साफ साफ दिखाई देने लगा। लेकिन झरना देखते ही ध्रुव की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। एक पल के लिए तो उसकी सांस भी रुक गई, लेकिन फिर उसने खुद पर काबू पाते हुए देखा कि उस विशाल झरने का सारा पानी अचानक गायब हो गया था। अब ध्रुव को वहां बहुत सारे पत्थर दिखाई पड़ रहे थे और वो बंजर रास्ता तकरीबन 100 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा था। पानी का बहाव लगभग 20 सेकंड से ज्यादा के लिए रुका रहा, जिसके बाद वो धीरे धीरे फिर से झरने से होकर बहने लगा। इससे एक बार फिर वो सारे पत्थर जो पानी के रुकने से दिखाई देने लगे थे अब धीरे धीरे पानी की वजह से छुपते जा रहे थे। अपने आंखों के सामने इस अनहोनी को होते देख
ध्रुव ने घबराते हुए कहा, तो ये है क्लास 3 की तकनीक। बाप रे बाप, ये तो मेरी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा ताकतवर निकली। उद्धरण चिन्ह। इतने में ध्रुव ने देखा कि विदुर आसमान से उतरते हुए उसके पास आ रहे थे और उन्होंने ध्रुव की शक्ल देखकर मुस्कुराते हुए उससे कहा, आग की लहर, ये क्लास 3 की लो लेवल तकनीक है। अगर इसमें महारत हासिल कर ली जाए तो पहाड़ों को तोड़ना या फिर लहरों को काटना एक बहुत ही आसान काम बन जाता है। विदुर ने उस तकनीक के बारे में ध्रुव को इतना ही बताया, लेकिन फिर भी ध्रुव तकनीक को देखकर बहुत खुश था। तभी विदुर ने अपने हाथ से वो काला भारी पत्थर जमीन पर फेंका और फिर हाथों को झाड़ते हुए वो एक बार फिर झरने के बीच फंसे लकड़ी के लट्ठों को देखने लगे और फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, आज से तुम्हें झरने के पानी का बहाव झेलते हुए ट्रेनिंग करनी होगी। तुम्हें इसकी शुरुआत 10वें लट्ठे से करनी होगी और जैसे ही तुम पानी के बहाव से 300 बार बच जाओगे तो तुम आग की लहर का पहला पड़ाव पार कर लोगे। इसके बाद तुम्हें 9वें लट्ठे पर चढ़ जाना होगा। इस दौरान एक बात का जरूर ध्यान रखना ध्रुव, मौजूदा शक्तियों के हिसाब से तुम ज्यादा से ज्यादा एक बार आग की लहर का इस्तेमाल कर सकते हो, और अगर तुमने उसे दूसरी बार इस्तेमाल करने की कोशिश की तो तुम बहुत गंभीर तरीके से जख्मी भी हो सकते हो, जिससे तुम्हारी काबिलियत पर भी असर पड़ेगा। इसलिए ध्यान से, बल्कि मैं तो कहूँगा बहुत सोच समझकर उसका इस्तेमाल करना, और वो भी सही वक्त पर। उद्धरण चिन्ह। विदुर की बातें सुनकर ध्रुव हामी भरते हुए अपना सिर हिलाने लगा और फिर उसने अपनी नजरें घुमाते हुए झरने के निचले हिस्से में फंसे लकड़ी के 10वें लट्ठे को देखा। लट्ठे के आसपास चट्टानें थी जिसमें बहते पानी की धार की वजह से काफी दरारें आ रखी थी। वो देखकर ध्रुव समझ गया था कि पानी का बहाव सिर्फ बहुत तेज नहीं था बल्कि बहुत ज्यादा ताकतवर भी था। यही सोचकर ध्रुव ने हंसते हुए कहा, चट्टानों को देखकर तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं बिना शक्तियों का इस्तेमाल किए वहां गया तो एक झटके में पानी का तमाचा खाकर बेहोश हो जाऊंगा। मैं सही कह रहा हूं न आचार्य? ध्रुव की ये बात सुनकर अपने हाथ से काले पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, हो सकता है, लेकिन जब भी तुम खुद को ट्रेन करो तो तुम्हारे पास ये काला पत्थर होना ही चाहिए, क्योंकि अगर तुम आग की लहर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें इस पत्थर पर भरोसा करना होगा, क्योंकि इसके बिना तुम्हारी तकनीक सिर्फ 30% असरदार होगी। एक बात और, मुझे सारी ताकत बढ़ाने वाली गोलियां पकड़ा दो, क्योंकि इस ट्रेनिंग में तुम्हें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रेनिंग में तो तुम्हें खुद ही अपनी शक्तियां वापस लानी होगी। ये कहते हुए विदुर मुस्कुरा रहे थे, जिसे देखकर ध्रुव ने चुपचाप अपनी स्टोरेज अंगूठी से गोलियां निकालकर विदुर के हाथों में थमा दी। ध्रुव जानता था कि आचार्य से बहस करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे विदुर का कहा मान लिया। उसके बाद ध्रुव ने नजरें घुमाते हुए लकड़ी के लट्ठे को देखा जो झरने के बीच फंसा पानी की मार झेल रहा था। उसे देखकर ध्रुव ने अपने दांत पीसते हुए खुद से कहा, मैं बिना डरे इससे भी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर चुका हूँ। अगर आचार्य को ये लगता है कि मैं इस चुनौती से घबरा जाऊंगा तो मैं उन्हें गलत साबित करके रहूंगा। क्लास 3 की तकनीक सीखने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर ध्रुव ने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए और फिर वो भागते भागते झरने के पास गया। फिर झरने के पास पहुंचते ही ध्रुव ने तेज सांसें लेना शुरू किया और फिर छलांग मारकर वो सीधे उस लकड़ी के लट्ठे पर खड़ा हो गया। लेकिन ध्रुव उस लकड़ी के लट्ठे पर जैसे ही खड़ा हुआ तो अचानक पानी की तेज धार ने जैसे उसे एक जोर का तमाचा मारा, जिसके बाद ध्रुव उस तेज बहाव में बहते हुए सीधे तालाब में चला गया। उसे अपने शरीर में थोड़ा दर्द महसूस हुआ जो पत्थरों से टकराने की वजह से था। फिर ध्रुव उस तालाब की सतह पर आया और उसने अपने मुंह से शरीर के अंदर भरे पानी को बाहर निकाला। उसके बाद उसने देखा कि विदुर उसे देखकर जोरों से हंसने लगे थे और हंसते हंसते उन्होंने कहा, हा, देखा ध्रुव, मैंने कहा था न, ये बिल्कुल आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें तो यही तकनीक सीखनी थी, तो अब सीखो। विदुर की बात और उनकी हंसी सुनकर ध्रुव को थोड़ा गुस्सा आ गया और उसने उसी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला आचार्य। मैं इस झरने और आपको साबित करके रहूंगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहकर ध्रुव उस तालाब से बाहर निकला और एक बार फिर झरने में फंसे लकड़ी के लट्ठे की तरफ बढ़ा। वहां जाते जाते उसके भीगे हुए शरीर से पानी लगातार टपकते जा रहा था। फिर ध्रुव एक बार फिर उस लकड़ी के लट्ठे के सामने पहुंचा और इस बार उसने एक गहरी सांस लेते हुए ध्यान से उस लट्ठे को देखा और फिर चिल्लाते हुए वो उस लट्ठे की तरफ कूद गया। लेकिन इस बार भी ध्रुव का वही हाल हुआ जो पिछली बार हुआ था। उसके बावजूद ध्रुव ने हार नहीं मानी और वो लगातार कोशिश करता रहा। वही उसे बार बार गिरते पड़ते देख
तालाब के किनारे बैठे विदुर मन ही मन खुद से सवाल करने लगे, मैं जानता हूँ कि ध्रुव हार मानने वालों में से नहीं है, लेकिन क्या ये सचमुच ये तकनीक सीख पाएगा?